अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक करने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लेक्चर की तरफ रेफ़र करेंगे और जो हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसकी लेंथ और उसका पैटर्न अटेम्प्ट करने का डिफरेंट होता है शॉर्ट क्वेश्चन से, जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए से स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म्स में भी आ सकते हैं, जो मैंने लेक्चर्स में आपको डिटेल में कवर कराया हुआ है। जो मुझे लगेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है और उसको रेफ़र किया जा सकता है पिछले किसी लेक्चर में, तो वो मैं वहाँ पे रेफ़र कर दूंगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसके पार्ट ए की तरफ। सबसे पहले हमसे वो पूछना चाह रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर असल में लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस, हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर होता क्या है, कोई सब्सटेंस जो है ना वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance can exist as liquid। फॉर एग्जाम्पल, एक है हमारे पास वाटर वेपर्स, मैं चाहता हूं मैं इसको लिक्विफाई करूं, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ना, इससे नीचे नीचे टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाऊंगा तो ये थ्रेशोल्ड है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। इससे ऊपर जाने पे मैं इनको कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जो वाटर वेपर्स की वैल्यू है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, से मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वाटर वेपर्स को लिक्विड स्टेट में एट 400 डिग्री, तो डेट वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। जितना मर्जी मैं प्रेशर लगा लूँ, ये वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर्स है वो 374 के लगभग है। तो मुझे इसके वैल्यू के अराउंड ही रहना पड़ेगा, या इससे कम रहना पड़ेगा, या इस वैल्यू तक जाना पड़ेगा। इससे नीचे नीचे मैं आसानी से वाटर वेपर्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो मेरी वाटर वेपर की स्टेट लिक्विड में नहीं जाएगी। दूसरा पार्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। नाउ दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। असल में क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो डिपेंड करता है गैस पे, डिपेंड्स ऑन गैस, कि गैस कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर तो मैं वाटर वेपर्स या अमोनिया की बात करूं तो उसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी वो ज़्यादा होंगी। अगर मैं बात करूं फॉर नाइट्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हीलियम, नॉन पोलर गैसेस की, तो इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यूज कम होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हर गैस के लिए डिफरेंट है, और ऐसी गैसेस जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, यानी कि पोलर गैसेस, उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होगा, तो उनको हम ज़्यादा लॉन्ग रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं, उनके जो गैसियस स्टेट है उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर नॉन पोलर गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, मसलन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम यानी नॉन पोलर गैसेस, नाइट्रोजन का होता है -147 डिग्री के करीब जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो आपको नाइट्रोजन को अगर लिक्विफाई करना है तो यू नीड टू गो डाउन टू -147 डिग्री। अगर आप इससे ऊपर 100 डिग्री, -50 डिग्री, 0 डिग्री के करीब नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो वो लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों? अगर आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को नहीं जानते और आप प्रेशर लगाई जा रहे हैं और ये एज्यूम करी जा रहे हैं ये शायद अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो ऐसा होगा नहीं। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बता देगा कि गैस किस टेम्परेचर रेंज के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगी,
और ये डिपेंड करता है, मतलब नाइट्रोजन के लिए बहुत कम वैल्यू है, वाटर वेपर्स के लिए बड़ी अच्छी वैल्यू है 374 के अराउंड। सो वी नीड टू नो क्रिटिकल टेम्परेचर, देन वो लिक्विफाई के लिए हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर इट अगर हम रैंडम हिट एंड ट्रायल की बेस पे कंडीशंस अप्लाई करते रहेंगे तो कभी भी हमारी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती अनटिल अनलेस हम क्रिटिकल टेम्परेचर को इस्तेमाल में ना लाएं, उसकी वैल्यू से नीचे वाली वैल्यूज पे ये प्रोसेस करने की कोशिश ना करें। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होती है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के इसके अंदर हम गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? हम गैस को जॉल थॉमसन इफेक्ट के जरिए बार बार सडनली एक्सपैंड कराते हैं, कंप्रेस गैस को, वो कूल डाउन होती है और अल्टीमेटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर के अंदर, लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन के अंदर, यानी कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के टॉपिक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जाके वहां पे डिटेल से दोबारा स्टडी कर सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर हमारे से सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? Explain its importance in Lind's method of liquefaction of gases। जॉल थॉमसन इफेक्ट की तरफ चलते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, ये वाला गैसेस से रिलेटेड जो जॉल थॉमसन इफेक्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैसेस व्हेन दे एक्सपैंड सडनली। ये कहता है कि अगर आप एक कंप्रेस्ड गैस को एक्सपैंड कराते हैं, ठीक है, आप सडनली उस गैस को एक्सपैंड कराते हैं, तो होगा यूं कि वो गैस कूल डाउन हो जाएगी, कूल्स डाउन, यानी कि कंप्रेस्ड गैस इज एक्सपेंडेड सडनली, इट विल कूल डाउन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। हम ऐसा करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम गैस के मॉलिक्यूल को ड्रा करते हैं। ओके, ये हमारे पास रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने कंप्रेस किया हुआ है। जब मैंने इनको कंप्रेस किया हुआ है तो आपने एक चीज़ गौर की है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के, ये एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो अगर ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे तो पॉसिबिलिटी है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जो मैं ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप हुई हैं। आपने क्या किया? आपने इस कंप्रेस्ड गैस को, सही है 100 ATM तक कंप्रेस हुई है, आपने इसको अलाउ किया कि ये एक्सपैंड कर दे। जैसे ये एक्सपैंड करेगी ना, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे जब ये एक्सपैंड करेगी गैस। आप कहेंगे सर इनको तो दूर दूर जाने के लिए जो कंप्रेस स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उनको तोड़ने के लिए वो क्या करेगा? वो अपनी फोर्स, एनर्जी को यूज करेगा। और जब अपनी एनर्जी को यूज करेगा तो मैं आपको कलर चेंज कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कलर रेड से ब्लू, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अपनी एनर्जी यूज करेंगे इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो कंप्रेस स्टेट में डेवलप हुई थी, और जब वो एक्सपैंड हुए तो उन्होंने वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी, तो वो अपनी एनर्जी यूज कर गए। क्योंकि ये मैंने सडनली एक्सपैंड कराया, मैंने उनको वक्त नहीं दिया कि वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से थोड़ी सी एनर्जी लेते जाएं और खुद को एक्सपैंड कराते जाएं। आई डिड इट सडनली, तो मॉलिक्यूल अचानक एक दूसरे से दूर चले गए। तो इस तरह हुआ यूं कि उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो ज़्यादा सारी हो गई, उनको ये स्पेस डेवलप करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, अपनी एनर्जी इस्तेमाल की तो वो कूल डाउन हो गए। तो मैंने कूल हुए हुए मॉलिक्यूल्स को शो करने के लिए रेड के बजाय ब्लू कलर का मार्कर उन पे लगा दिया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब ये कंप्रेस स्टेट से एक्सपेंडेड स्टेट के अंदर गए तो ये कूल डाउन होगी, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी यूज़ कर ली फॉर ब्रेकिंग डाउन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विच वर डेवलप्ड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लिंड्स मेथड के अंदर? देखिए लिंड्स मेथड करता क्या था कि वो बार बार लिंड्स मेथड के अंदर बार बार गैस को कंप्रेस करके
एक्सपेंड कराया जाता था। कंप्रेस करके क्या कराया जाता था स्टूडेंट्स? एक्सपेंड कराया जाता था, जिससे गैस के मॉलिक्यूल बार बार अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते थे उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो उनमें डेवलप हो जाती थी ड्यूरिंग कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो लिंड्स मेथड के अंदर गैस को कंप्रेस कराया जाता था, डेट वाज 200 अप टू 200 एटीएम, देन इट वाज रिलीज और एक्सपेंडेड इन लो प्रेशर रीजन ऑफ 1 एटीएम। सो हुआ क्या कि जब कंप्रेस्ड हाईली कंप्रेस्ड गैस को आपने एक्सपेंड कराया तो उसने अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी, उस दौरान उसकी एनर्जी कम हुई। आप ये प्रोसेस बार बार रिपीट करें तो वो कंप्रेस्ड गैस जो होगी वो अल्टीमेटली क्या होगी, एक्सपैंड होती होती कूल डाउन होगी, और अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर अचीव कर लेती है तो वो गैशियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, लिंड्स मेथड का जो प्रिंसिपल है ना, डेफिनेटली वो जॉल थॉमसन इफेक्ट ही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस लिंड मेथड में ये है कि ये मेथड चलता ही इसकी बेस पे है। समहाउ हम कोशिश करते हैं कि हम उस लेक्चर को, मैं दोबारा रेफर कर रहा हूँ आपको, मैं कोशिश करना तो चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आपने बस लिंड्स मेथड के अंदर इसका एक जिक्र करना है कि इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लिंड्स मेथड, जॉल थॉमसन इफेक्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ लिंड्स मेथड। इसके अंदर वो होता यूँ है कि कंप्रेस गैस को बार बार एक्सपैंड कराया जाता है आफ्टर कंप्रेशन, जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। स्टूडेंट्स, जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगी ना, मैं अब इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल रेफर यू टू द प्रीवियस लेक्चर, लेकिन मैं इसकी कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो आप ये समझें, मैंने व्हाइट बोर्ड क्लियर कर दिया। पहली बात तो ये समझें कि जब आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने कराई, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट क्या है। सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब आरजे क्लोजियस, बर्नौली एंड मैक्सवेल एंड डिफरेंट साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड लाइक वैन डर वाल। वैन डर वाल ने करेक्शन की थी। जो पॉस्टुलेट्स हैं, देन आपने उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है कि पॉस्टुलेट्स क्या हैं। आपने चाहे वो आइडियल गैस वाले पॉस्टुलेट जो हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस आर नेग्लिजिबल और उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो भी नहीं होता, इन दो पॉस्टुलेट को भी आपने बता देना है कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हिस्सा है। यानी कि आपने डिस्टिंग्विश नहीं करना कि इसमें आइडियल लिख रहे हैं, आइडियल नॉन आइडियल वाले पॉस्टुलेट जो हैं वो ना लिखें, या मीन यू नीड टू राइट डाउन कंप्लीट पॉस्टुलेट्स जो 8 के 8 हैं, वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे तो आपने उसके काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है। काइनेटिक गैस इक्वेशन में जो आरजे क्लोजियस की इक्वेशन थी 1/3 mNc², इसको भी एक्सप्लेन करना है आपने, ताकि आपके पास एक प्रॉपर वे आ जाए, प्रॉपर वो लॉन्ग क्वेश्चन डेवलप हो जाए। सो सबसे पहले तो आपने इंट्रोड्यूस करवाया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी असल में करती क्या है, इट टेल्स यू द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, किसने इंट्रोड्यूस कराया और क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, देन पॉस्टुलेट, देन काइनेटिक गैस इक्वेशन को आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग गैस लॉज। ओके, ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मतलब बॉयल्स लॉ की जो प्रूफ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ज़रिए, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ का एक अलग है, एवोगैड्रोस लॉ का अलग है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का अलग है। ये मैंने लेक्चर में आपको डिटेल में कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से इसे देख लेंगे और आसानी से इसको कर लेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए को अगर पढ़ें तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गैसेस जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं वो लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे होता है। एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हमें एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो आइडियल बिहेवियर वाले ग्राफ हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यूँ है कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस 1 के इक्वल होता है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अगर तो मैं बात करूं आइडियल गैसेस के लिए, तो हर
प्रेशर वॉल्यूम पे फॉर सम आइडियल गैस जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर मैं जी से शो करूं तो फॉर एवरी प्रेशर एंड वॉल्यूम द वैल्यू शुड रिमेन 1 फॉर आइडियल गैस। मसलन बात यूं है कि अगर मैं इधर लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्टूडेंट्स ये मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किए। इसमें जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये असल में प्रेशर की वैल्यूज हैं। इस पे से 1 2 3 4 5 6 7 ATM। और जो वाई एक्सिस है डेट एक्चुअली शोज पीवी इज इक्वल पीवी ओवर आर टी। और पीवी ओवर आर टी की जो वैल्यू है फॉर वाई एक्सिस, ये जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 है। सो फॉर आइडियल गैस, अगर मैं आइडियल गैस के लिए रेड लाइन ही यूज़ कर लूँ तो अगर मेरा 1 ATM प्रेशर होगा तब भी मेरी पीवी ओवर आर टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं 2 होगा तब भी 1 आएगी, अगर मेरा 3 होगा तब भी 1 आएगी। अल्टीमेटली ये 1 ही आनी है हर टेम्परेचर प्रेशर पे, हर कंडीशन पे, क्योंकि मेरे पास जो गैस है वो आइडियल है। तो आइडियल गैस की जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आइडियल गैस नहीं लेता, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो मैं लाइन यूज़ करने जा रहा हूँ वो ब्लू कलर की लाइन है। जब मैं उसका प्रेशर वॉल्यूम ओवर आर टी यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज निकाल के ग्राफ ड्रा करता हूँ तो इवेंचुअली वो एक रैंडम सा ग्राफ आता है, वो ये वाला नहीं आता जो आना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ गया, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ATM पे बात गई, तो 6 ATM पे जो आइडियल गैस है उसकी तो वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 1 आई, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज हैं वो दूर जाती जा रही हैं, यानी कि आइडियल से उसका बिहेवियर डेविएट करता जा रहा है हाई प्रेशर पे। ठीक है, और लो प्रेशर पे उसका बिहेवियर भी डेविएट कर रहा है। हाँ, किसी कंडीशन पे वो आइडियल गैस के करीब करीब वैल्यू जनरेट कर रहा है। अगर मैं टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ये मेरे ग्राफ ड्रा हुए हैं 100 डिग्री पे, अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ और आई वुड गो फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आइडियल गैस है उसका जो ग्राफ है ना वो अगेन, मैंने आपको बताया आइडियल गैस है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगेन 1 ही आएगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज वैल्यू होती है उसकी जो नॉन आइडियल गैस है। मतलब अगर मैं अब ग्रीन कलर से यानी कि 0 डिग्री वाली जो मेरे पास वैल्यूज हैं इस पे अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की ड्रा करता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिक जो वैल्यूज हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, तो मेरा जो ग्राफ है वो और एबनॉर्मल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 0 डिग्री वाली कंडीशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर आरटी की वैल्यूज हैं जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ड्रॉ की हैं, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअली वो ग्राफ है जो मैंने 100 डिग्री की वैल्यूज पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ड्रॉ किया। इनमें बड़ा फर्क है, इनमें फर्क बढ़ता गया है जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इनमें फर्क बढ़ता गया है। हाँ, कॉमनैलिटी क्या है कि टेम्परेचर मैं 0 डिग्री वाला ग्राफ चेक कर रहा हूँ या 100 डिग्री वाला, जब प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उस एरिया में इनका जो बिहेवियर है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही डेविएट कर गया आइडियल बिहेवियर से। मतलब ब्लू कलर की लाइन हो या ग्रीन कलर की लाइन हो, दे आर एक्चुअली डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल लाइन जो रेड कलर की लाइन है। और मैंने ये भी बात याद रखनी है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कोई और गैस ले लेता हूँ, से इफ मैं आई विल टेक हीलियम या हाइड्रोजन, तो उसके साथ भी यही होगा। उसकी जो ग्राफिकल लाइन है मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी थिक कर लेता हूँ ताकि ये इस लाइन को हाईलाइट किया जा सके। उसकी जो ग्राफिकल लाइन है वो भी सेम बिहेवियर शो करेगी, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो डेविएट करती जाएगी फ्रॉम आइडियल लाइन। आई नो कि ये लाइन जो है थोड़ी सी जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में कम डेविएट कर रही है। मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मैंने बनाई है 0 डिग्री पे फॉर हीलियम। अगर मैं बनाऊंगा यही लाइन हीलियम की एट 100 डिग्री पे तो वो आइडियल लाइन के करीब करीब रहेगी।
मगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये आइडियल हो गया, स्टिल इट इज डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपने एक ग्राफ बनाना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना है कि आइडियल गैस के लिए उसकी वैल्यू 1 रहती है। फिर आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है कि ये डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। Okay students, now we are going towards part B of question number 13. Do you think some postulates of KMT, kinetic molecular theory, are faulty? Point out these postulates. अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आपको जब लेक्चर में नॉन आइडियल बिहेवियर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 2 postulates जो है ना वो फॉल्टी हैं। पहला postulate ये था कि there are no forces of attraction between gas molecules, ये पहला फॉल्टी postulate था। दूसरा फॉल्टी postulate है हमारे पास the actual volume of gas is negligible. Now एज कम्पेयर टू द वेसल या वो वॉल्यूम जिसमें गैस फिल की गई है, ये दोनों फॉल्टी हैं। उसकी वजह ये है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंडर कंप्रेस स्टेट या जब वो किसी सिलेंडर वगैरह कंटेनर में वेसल में बंद किए जाते हैं, तो अगर मैं ये सोचता हूँ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये मेरे लिए गलत अजम्पशन है। उसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल जितना आइडियली प्रेशर लगा सकते हैं वो लगाते नहीं है, वो उससे कम वैल्यू लगाते हैं। मसलन PV इज इक्वल टू NRT के जरिए अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ से वो आता है, अज्यूम करता हूँ 100 टॉर आता है, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसी गैस पे तो प्रेशर 100 टॉर के बजाय 98 टॉर आ जाता है। 2 टॉर प्रेशर जो है ना मेरा कम लगता है जो मैं आइडियली कैलकुलेट करता हूँ प्रेशर से। तो इसका मतलब सम वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लेसेंड, वो कहीं चली गई है। उसके साथ हुआ क्या है कि मॉलिक्यूल्स ने असल में जो मॉलिक्यूल दीवार से जाकर टकरा के प्रेशर लगाता है ना उसे बाकी मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जिस फोर्स से वो लगा सकता है प्रेशर नहीं लगा पाता। तो इवेंचुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, वरना हमारी प्रेशर की वैल्यू तो आइडियल के करीब आती। दूसरा एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। हाँ, ये अगर मैं ओपन स्पेस की बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी क्लोज वेसल की कंटेनर की तो वहां ऐसा पॉसिबल नहीं है। उधर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और उनके पास जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता। वेंडर वॉल ने इन दोनों पॉइंट्स की जो करेक्शन थी वो की थी, जिससे अंदाजा हुआ था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर, ओके, बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर नॉन आइडियल। How will you explain this? हाइड्रोजन और हीलियम रूम टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर के करीब तरीन या आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। ओके, ठीक हो गया। जबकि अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस की तो ये दोनों नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। हम कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे? भाई बड़ी आसान सी बात है। द हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है ना, ये दोनों गैसेस जो हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, हीलियम का होता है 4। ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होता है, लेस होता है, स्मॉल होता है, बहुत थोड़ी वैल्यू का होता है। लिहाजा जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम डेवलप होंगी, उतने छोटे मॉलिक्यूल होंगे। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये नॉन पोलर गैसेज हैं। नॉन पोलर गैसेज जो होती हैं ना, इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू पोलर गैसेज कम होती हैं। सो इनका अपना छोटे साइज छोटे मैस की वजह से कमज़ोर किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की एबिलिटी। दे नीड वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर टू डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दैट सिनेरियो हाइड्रोजन और हीलियम में मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि रूम टेम्परेचर पे इनमें नो सिग्निफिकेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। लिहाजा
ऐसी गैस जिसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन ना हो, अपने कम मॉलिक्यूलर मास और नॉन पोलर नेचर की वजह से दे विल बिहेव आइडियली. While if we move towards sulfur dioxide, the molecular mass of sulfur dioxide is 64. This is very much high, and chlorine is 71 ग्राम पर मोल. अब ये जो दो मैसेज हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है. मसलन अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से, तो हाइड्रोजन के का वैल्यू बनती है 1:32, यानी कि 32 टाइम्स बड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरा, हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स हैं? लेट्स सी. हाइड्रोजन के अंदर हैं 2 एटम्स, 2 एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स है 2. एक तो छोटे हैं, ऊपर से 2 हैं. सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है. सल्फर बहुत बड़े साइज का एटम होता है, तो 3 एटम्स हैं. सल्फर डाइऑक्साइड में जो पोलैरिटी है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की एबिलिटी है, वो अपने मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे? आप कहेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर 2 गैसेज which have high molecular mass, and their high molecular mass, or for example if we talk about only sulfur dioxide, the structure high molecular mass supports the idea कि ये forces of attraction develop करेंगी. तो रूम टेम्परेचर पे इनमें forces of attraction develop होना पॉसिबल है. That's why they will show the non ideal behavior, क्योंकि ये आपस में force of attraction अपने बड़े molecular size की वजह से develop कर लेती हैं. तो they become non ideal, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप हो जाना गैसेस के बिहेवियर को आइडियल से डेविएट कर देता है. सो दे बिकम नॉन आइडियल. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस की जो डेरिवेशन है फॉर वॉल्यूम, फॉर प्रेशर, दीज आर बोथ 2 डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो मेरा लेक्चर है उसमें दोनों एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट बी की तरफ कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट्स. स्टूडेंट्स, जो ए है, ए वैन डर वाल कांस्टेंट जो है ए, इट इज अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. ये है अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो गैस में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उसका जो ए की वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा होगी. यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस आप यूँ कह सकते हैं ए की ये है कि इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल या ऑफ अ स्पेसिफिक गैस. जो गैस है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम को डिस्क्राइब करती हैं, जिसकी वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं. बी जो है इट मेजर्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस. ये गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम मेजर करती है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अब जो गैस मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो उतना ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल मैं बुक में से जो वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो मेरे पास ये एक टेबल आता है. इस टेबल के अंदर अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को 1 बाय 1 स्टडी करें तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेते हैं स्मॉल गैसेस को. हम बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन एक स्मॉल गैस है, तो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होनी चाहिए. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है. तो ये 0.245 इसका ए की वैल्यू है. व्हाट इफ मैं बात करूं क्लोरीन की, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इट शोज द नॉन आइडियल बिहेवियर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. उसकी वजह यही होगी कि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होंगी. सो दिस इज क्लोरीन. तो इसमें जो ए की वैल्यू है आप देख सकते हैं वो है 6.493. दैट्स टू हाई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो इसमें तो बड़ी ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी. इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर शो करेगी नॉन आइडियल, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन जो है ए वो बहुत ज़्यादा है. अगर मैं बात करूं इनमें बी की, छोटा साइज है हाइड्रोजन का, इसकी बी की वैल्यू एज कंपेयर टू क्लोरीन जो है वो होगी छोटी. अब देखें इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.026 और इसकी वैल्यू है 0.056, डबल तकरीबन उससे भी ज़्यादा. तो आप यूं समझें कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है
वो बी से शो हो रहा है कि जितनी ज़्यादा बड़ी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी उसकी बी की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। जो ए के यूनिट्स हैं और बी के यूनिट्स हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। ए के यूनिट्स होते हैं एटीएम DM6 पर मोल स्क्वायर, ओके। बी के यूनिट्स होते हैं DM³ पर मोल। ये मैंने अपने लेक्चर के अंदर ड्राइव करना सिखाए हैं। इसकी डेरिवेशन आपको वैन डर वाल प्रेशर करेक्शन के अंदर मौजूद मिलेगी, तो आप इसको देखिएगा वहाँ पे ये किस तरह ड्राइव हुए हैं। फॉर अ टाइम बिंग मुझे सिर्फ यूनिट बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने इनको कंपेयर कर दिए कि हाउ फिजिकली दे आर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 11 शामिल है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो पहले लेक्चर पढ़े थे वो सारे इनकॉर्पोरेट हुए इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में, और हमारी लर्निंग में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई जब हमने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उन लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे और उनको याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।